तो देखिए अभी तक अपने पता किया नाउन मालूम करने का कि नाउन किस तरह से मालूम किया जा सकता है। तो देखिए नाउन मालूम करने के दो तरीके अपने अपन ने कौन कौन से थे। सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं इमेज मेथड, और दूसरा क्या था आपका सिस्टमेटिक मेथड जिसे बोलते हैं WH वर्ड मेथड। तो WH वर्ड मेथड को समझने से पहले मैंने कुछ WH वर्ड्स आपको लिखाए थे। कितने होते हैं टोटल? 9 होते हैं, जिसमें हु, हुम, व्हाट, विच, हुज, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई होते। उनमें 3 शब्द लिए थे अपन ने, कौन कौन से? हु, हुम और व्हाट। इन तीनों WH वर्ड का आंसर क्या होता है आपका? नाउन होता है, जो सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं किसकी? ये जो WH वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। क्वेश्चन जब होते हैं तो एक ही सेंटेंस होता है, इनसे वाक्य शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है इनके साथ और जवाब देने की आवश्यकता होती है। और ये WH वर्ड जब कंजंक्शन बनते हैं तो नॉर्मली वाक्य के बीच में यूज़ होते हैं, प्रश्नवाचक नहीं लगता है और जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। और हु, हुम और व्हाट इन तीनों को समझा था। हु सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, होम सिर्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब किस तरह से यूज होते हैं? सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की थी और इनके ज़रिए आप नाउन मालूम कर सकते हैं। अब देखिए नाउन के बाद क्या आता है आपका? अब आता है, तो देखिए नाउन के बारे में डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे जब रेलेवेंट अपना टॉपिक आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी चल रहा है किसका? सबका एक झलक चल रही है, सबका एक चल रहा है ट्रेलर। अब बात करते हैं किसकी? नाउन के बाद प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, किस तरह से होता है। अब देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके? रिप्लेसिंग वर्ड्स होता है। रिप्लेसिंग वर्ड्स का मीनिंग क्या? स्थानापन्न शब्द, जिन्हें हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप? सर्वनाम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप इसे? सर्वनाम बोलेंगे। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है वो देखिए। तो देखिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं अभी। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर नॉन एज प्रोनाउंस। तो देखिए नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके प्रोनाउंस होते हैं। अब देखिए प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? तो देखिए मैंने बताया था नाउन में कि नाउन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन पहले से पता होते हैं कौन से होते हैं सब्जेक्ट और कौन से होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। तो पहले पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। हालांकि इसका जिक्र पहले मैंने आपको किया है वर्ब के वॉइस के अंदर कि कौन से प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट होते हैं और कौन से प्रोनाउंस आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एक बार फिर से तो एक बार लिस्ट आउट करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं और उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है। अब देखिए प्रोनाउन को पता करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये पहले से फिक्स हैं, ये सिंगल वर्ड में होते हैं और प्रोनाउन का कभी विस्तार हो नहीं सकता, नाउन का विस्तार हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर नाउन बन सकते हैं। लेकिन प्रोनाउन हमेशा कैसा रहेगा? सिंगल वर्ड में रहेगा, इसका कभी विस्तार होता ही नहीं है। तो प्रोनाउंस कैन नॉट बी एक्सपांडेड बट नाउन कैन बी एक्सपांडेड, ये दोनों में फ़र्क है। नाउन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, और प्रोनाउन पहले से फिक्स्ड है कि कौन से होते हैं सब्जेक्ट और कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ लिस्ट आउट करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। तो क्या लिखा देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, और इनका पहले भी जिक्र किया है। अब मुझे बताओ आई का मतलब क्या होता है। अब देखिए आई का मतलब बताएंगे मैं और मैंने, लेकिन आई का मतलब हमेशा मैं और मैंने होना ज़रूरी नहीं है। आई का मीनिंग मैं और मैंने कब होगा? जब आई एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगा। और मान लो आई पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है तो फिर इसका मीनिंग मैं और मैंने नहीं होगा। तो आई के 4 मीनिंग होते हैं अलग अलग इस तरह से। तो आई का मीनिंग क्या होता है? मैं और मैंने। और आई का मतलब क्या होता है? मुझे और मुझको होता है। अब डिपेंड करता है कि ये आई एक्टिव है कि पैसिव है। अब आई एक्टिव पैसिव का पता कैसे चलेगा? तो आई के बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी कि एक्टिव है कि पैसिव है।
ठीक बात है। तो देखिए इसके दो अलग अलग मीनिंग हो गए, एक्टिव मीनिंग अलग है और पैसिव मीनिंग अलग है। एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, हालांकि इसका जिक्र एक बार किया अपन ने जब मैं आपको वर्ब वॉइस की बात कर रहा था तब। ओके, वंस मोर, नो इश्यूज, करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्टिव मीनिंग और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका पैसिव मीनिंग। ठीक बात है। ए से मतलब एक्टिव, पी से मतलब पैसिव। तो देखिए ये इनके हिंदी मीनिंग हो गया एक्टिव वॉइस में। और पैसिव मीनिंग में क्या होगा जरा देखिए, ये इनके हिंदी मीनिंग हो गया एक्टिव और क्या हो गया पैसिव में। तो देखिए हमेशा क्या रहेंगे आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब सब्जेक्ट एक्टिव में है या पैसिव में, इनके बताने वाली वर्ब डिसाइड करेगी। ठीक बात है। ये तो हो गया आपके सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब बताओ सब्जेक्ट प्रोनाउंस का संबंध किससे होता है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस का संबंध होता है फाइनाइट वर्ब से। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहाँ मिलेंगे आपको? या तो फाइनाइट वर्ब के पहले या मिलेंगे फाइनाइट वर्ब के बाद। यदि फाइनाइट वर्ब आपकी मेन वर्ब है तब तो कहाँ मिलेंगे आपको? ये फाइनाइट वर्ब के पहले मिल जाएंगे, मतलब मेन वर्ब के पहले मिल जाएंगे। और फाइनाइट वर्ब यदि आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उनके बाद मिलेंगे आपको। ठीक बात है। तो सब्जेक्ट का सिस्टम किससे लिंक होता है आपका? फाइनाइट वर्ब से होता है। तो कभी तो मिलते हैं फाइनाइट वर्ब से पहले, कभी मिलते हैं आपको फाइनाइट वर्ब के बाद। तो ये कहाँ यूज होंगे? ये मिलेंगे आपको बिफोर एंड आफ्टर फाइनाइट वर्ब मिलेंगे। ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अब देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप लोग और मैं भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो देखिए सारे के सारे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। क्या हुआ देखिए, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सारे क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए। इनका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग भी होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे। ठीक बात है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? अब देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से और प्रीपोजिशन से होता है। तो ये देखिए जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आफ्टर, ये कहाँ मिलेंगे आपको? आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब एंड प्रीपोजिशन आपको ये मिल जाएंगे। ठीक बात है। तो इनका अपना सारा सिस्टम पहले से फिक्स है। अब देखिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ये किसके आंसर होते हैं? तो देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस आंसर होते हैं आपके हु के या फिर व्हाट के आंसर होते हैं। अब देखिए हु व्यक्ति के लिए आता है और व्हाट अदर देन व्यक्ति आता है, मतलब व्यक्ति के अलावा आता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आंसर ऑफ। तो देखिए जिस तरह से नाउन सब्जेक्ट आपका हु और व्हाट का जवाब होता है, इसी तरह से प्रोनाउन भी हु और व्हाट का जवाब होता है। ठीक बात है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस किसके आंसर होते हैं? देखिए ये आंसर होते हैं हुम और व्हाट के। तो देखिए हु क्या होता है आपका? सब्जेक्ट होता है। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है। तो देखिए डिस्कशन किया अपन ने पहले, हु दो तरह से काम कर सकता है आपका, सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। हुम सिर्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और व्हाट सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए सारे के सारे वर्ड्स हैं कैसे इस्तेमाल होंगे, कहाँ होंगे, इनकी पोजीशन पहले से क्या है? फिक्स है। ठीक बात है। अब जरा देखिए ये मिलेंगे आपको फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर बाद में, ये मिलेंगे आपको प्रीपोजिशन के बाद और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद मिलेंगे। तो देखिए दो तीन वाक्य बना के देखते हैं। क्या देखिए, आई एम योर टीचर, मैं आपका अध्यापक हूँ, मैं आपका मास्टर हूँ। ठीक बात है। अब देखिए वर्ब क्या होगी आपकी? फाइनाइट एम है और एम के पहले आई क्या आपका? सब्जेक्ट है। और वैसे भी आई हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। अब देखिए सेंटेंस कैसा आपका? एक्टिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट है। किसके पहले है? एम वर्ब के पहले। तो आई सब्जेक्ट है, एम बी वर्ब अकेली फाइनाइट वर्ब के रूप में, और इसके बाद लिखा है क्या? योर टीचर, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। अब देखिए
देखिए एम आई योर टीचर, क्या मैं आपका टीचर हूँ। अब देखिए एम क्या फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट कहाँ मिला आपको, ये फाइनाइट वर्ब के बाद मिला आपको सब्जेक्ट। ठीक बात है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलता है आपको पता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ मिलता है आपको, सब्जेक्ट के बाद मिलता है, जिसका जिक्र पहले किया अपन ने, याद रखिए, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आई किस में, आपका एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। और देखिए हर एक्टिव का पैसिव बनना इज़ नॉट नेसेसरी, तो हर एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनना कोई ज़रूरी ही नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसी आई को मैं इस्तेमाल करूँ एक बार पैसिव वॉइस में। क्या देखिए आई एम टॉट इंग्लिश। अब देखिए एम क्या आपकी फाइनाइट वर्ब है, इसके पहले क्या लिखा आपने, आई वैसे भी सब्जेक्ट है और अभी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एम टॉट क्या है, पैसिव वर्ब है, तो इस आई का मतलब मैं और मैंने नहीं होगा, इसका मतलब मुझे पढ़ाई जाती है अंग्रेजी, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या फिर मुझको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि किसके द्वारा काम किया जाता है, बस काम हो गया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होगा आपका पैसिव हो गया। तो इस तरह से काम होता है आपके सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए ऑब्जेक्ट रूप में कैसे काम करेगा, तो देखिए सेंटेंस और अब देखिए रोहन टीचेज मी। अब देखिए रोहन सब्जेक्ट है, टीचेज क्या होगी आपकी मैन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका मी, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है, तो मी क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट है और कहाँ मिला आपको ट्रांसिटिव वर्ब के बाद। तो देखिए रोहन सब्जेक्ट है, टीचेज आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर देखिए दिस बुक इज़ फॉर मी। अब देखिए दिस बुक आपका सब्जेक्ट है, इस बी वर्ब है, उसके बाद देखिए फॉर प्रीपोजिशन है और देखिए प्रीपोजिशन के बाद लिखा है मी, ऑब्जेक्ट है आपका। तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर कहाँ मिलेगा आपको, प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा। ठीक बात है, गलती करने का चांस नहीं होना चाहिए। अभी देखिए एक फिल इन द ब्लैंक करवाना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जरा देखिए उसमें क्या फिलअप करेंगे। क्या लिखा देखिए, बिटवीन यू एंड डैश। अब क्या लगाएंगे, आई या फिर मी लगाएंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से एक बार सोच लीजिए क्या आना चाहिए। अब देखिए बिटवीन यू एंड आई या बिटवीन यू एंड मी, तो पहले पता करना पड़ेगा बिटवीन क्या है। तो देखिए बिटवीन हमेशा होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकता, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आई और मी में से ऑब्जेक्ट कौन है, मी, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या बिटवीन यू एंड मी। अब देखिए एग्जाम में गलती आती कई बार, यहाँ लिखा मिलता है बिटवीन यू एंड आई, और आई होते के साथ ही क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर सही क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी। ठीक बात है। अब मुझे बताइए सही कौन सा वाला है। अब मुझे बताओ यू एंड आई सही है या फिर यू एंड मी सही है। तो देखिए यू एंड आई सही भी है और गलत भी है। ये सही किस अर्थ में होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे यू लिया है और आपको पता होना चाहिए कि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यू से कभी गलती नहीं होती, यू जहाँ भी है हमेशा स्वस्थ है, इससे कभी एरर नहीं बनती है। बाकी शब्दों से एरर हो सकती है क्योंकि यू का रूप कभी चेंज होता ही नहीं है। ठीक बात है। तो देखिए यू एंड आई ये सही भी है और गलत भी है। अच्छा सही किस अर्थ में होगा, ये सब्जेक्ट के अर्थ में होगा, और यदि इसको अपने ऑब्जेक्ट के अर्थ में लिख दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में ये सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि मान लिया तो क्या गलत हो जाएगा। अब बताओ यू एंड मी क्या सही है गलत है, तो देखिए यू एंड मी भी सही है और गलत दोनों हो सकता है। अब देखिए यू एंड मी को यदि आपने फाइनल वर्ब के पहले लगा दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, और इसको यदि आपने लगा दिया ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये जो दोनों वर्ड ग्रुप है सही भी है और गलत भी है। ठीक है। अब जरा देखिए वाक्य लिख रहा हूँ किस तरह से। क्या लिखा देखिए, यू एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। का मीनिंग क्या हुआ, आप और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं। अब देखिए यू एंड मी सही है गलत। अब यदि पूछते हैं कि सेंटेंस में एरर कहाँ है तो कहाँ गलती होगी। अब देखिए यू एंड मी, अब देखिए आर कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्ट यूज़ होता ही नहीं है, और वैसे भी ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं हो सकती। तो आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और मी क्या हो जाएगा, ये आई, और आई होते के साथ ही सेंटेंस क्या होगा, सही हो गया। और ये वर्ब आई के अनुसार नहीं है, ये वर्ब है यू एंड आई के अनुसार क्या होगी, आपकी आर हो गई। ठीक है। अब देखिए
क्या लिखा देखिए, ही लाइक्स यू एंड आई, इसका मतलब वह पसंद करता है आपको और मेरे को। ठीक बात है। अब देखिए लाइक्स क्या आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है देखिए, तो देखिए यू तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो आई लिखा क्या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कभी भी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद यूज हो सकता ही नहीं। तो सेंटेंस क्या होगा, फिर से गलत हो गया। देखिए वाक्य छोटे छोटे हैं लेकिन वाक्य में कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल काम कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट रूल साथ साथ काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आई नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, तो लाइक्स के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्या करना पड़ेगा आपको, इसे मी देना पड़ेगा। इस तरह से सेंटेंस आपके बनते हैं। ठीक बात है। एक सेंटेंस और लिखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा देखिए, ऑल ऑफ डैश आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए ऑल ऑफ का मतलब होता है हम सभी बहुत अच्छे क्या है, मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड फिलअप करना, क्या करेंगे आप, वी करेंगे या फिर अस करेंगे। तो देखिए दोनों में से एक एक वर्ड को चूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए वी लगा के देखें, देखिए यदि वी यहाँ पे लगा दिया तो जानते क्या हुआ। अब देखिए वी दोनों के बीच में फंसा हुआ है, किसके, ऑफ के और आर के। अब देखिए आर कैसी वर्ब है आपकी, फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट के पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है। तो वी कैसा महसूस कर रहा है, ठीक महसूस कर रहा है। लेकिन मुझे बताइए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट यूज होता ही नहीं है। तो आर के पहले देखते हैं तब तो क्या होगा, सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद देखा, ऑफ के बाद देखा तो ये गलत हो गया। तो अब करना क्या पड़ेगा, तो देखिए वी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या लगाते हैं जरा देखिए, अस। अब जब अस लगाया तो एक प्रॉब्लम फिर हो गई। देखिए अस कहाँ फंस गया, दोनों के बीच में, ऑफ के और आर के। अब देखिए आर कैसी वर्ब, फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, ये तो गलत हो गया। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आपका ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के साथ या फाइनाइट वर्ब के साथ। तो देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए असल में ये सिर्फ अस काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपका ऑल ऑफ अस। और देखिए ऑल ऑफ अस पूरा का पूरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट बनने के लिए एक ही शब्द का होना ज़रूरी नहीं होता। तो ऑल ऑफ अस सही होगा, न कि ऑल ऑफ वी। ऑल ऑफ वी तो वैसे रॉन्ग होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट आता नहीं, और ऑल ऑफ अस मिलकर पूरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट होने के साथ ही कहाँ लग गया ये, आर के पहले। तो ऑल ऑफ अस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ सकते ऑल ऑफ अस आर, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ अस आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हम सभी बहुत अच्छे क्या हैं, मित्र हैं। इस तरह से प्रोनाउन काम करेगा। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट किसका आंसर हो गया आपका, हु और व्हाट का, और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट किसका आंसर हो गया, हुम और व्हाट का आपका आंसर हो गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट के साथ, नो नीड टू वरी अबाउट, मैं हूँ ना, और मैं ही क्यों, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सारी बातों को बहुत ही प्लिंथ लेवल से लेकर चलता हूँ, बेसिक लेवल से लेकर चलता हूँ, और इंग्लिश आने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मुझे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं हूँ, वाई मी से मतलब मैं ही क्यों आपके लिए, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए जितने प्रोनाउन होते हैं इनके अपने क्या होते हैं पता है, नंबर होते हैं। तो देखिए जितने प्रोनाउन इनके अपने क्या होते हैं, नंबर, और नंबर से मतलब क्या होता है, वचन। और वचन वही सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे यहाँ पे, वो 7 वचनों के बंधन की बात नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो देखिए जितने प्रोनाउन हैं इनके अपने क्या होते हैं, आपके नंबर होते हैं। अब देखिए नंबर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए प्रोनाउन कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, प्लूरल, कैसा होता है, कॉमन होता है। तो देखिए सिंगुलर, प्लूरल और कॉमन का जो संबंध है वो सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन से होगा, और जैसा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वैसा का वैसा बाकी वो प्रोनाउन उसके बन जाएंगे। ठीक बात है। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उनकी कैटेगरी बनती है सिंगुलर, प्लूरल और किस में, कॉमन में। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, आई से। अब बताओ आई कैसा होता है, तो देखिए आई हमेशा कैसा सिंगुलर होता है। हाँ कभी कभी मुझे सुनाई पड़ता है ना, स्टूडेंट बताते हैं कि सर आई के साथ वर्ब कैसी आती है प्लूरल, तो आई कैसे होगा प्लूरल, ऐसा नहीं है। आई हमेशा सिंगुलर ही होगा। वो अलग बात है कि आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज हो जाती है, तो इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक बात है। तो आई कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और आई के बाद क्या आता है आपका, क्योंकि आई देखिए मैं, और मैं तो एक ही हो सकता हूँ ना, ज़्यादा कैसे हो सकता है। अच्छा आई के बाद क्या होता है आपका, वी होता है, और वी कैसा होता है, हमेशा प्लूरल, और वी में कम से कम 2 लोग होते हैं।
उसके बगैर वी बन सकता ही नहीं। वी कैसा हो गया आपका प्लूरल। और उसके बाद देखिए वर्ड है आपका यू। अब बताओ यू कैसा, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब कभी सिंगुलर नहीं हो सकती, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यू कैसा होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे कॉमन बोला जाएगा एक बार। तो आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू कैसा हो गया आपका, कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए ही हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। शी कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर। दे कैसा होता है, प्लूरल। और इट होता है आपका सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वर्ब कैसी होगी आपकी, सिंगुलर। और प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। तो इनके साथ वर्ब कैसी होगी पता है भाई, इनके साथ होगी आपके सिंगुलर वर्ब, क्योंकि आई, ही, शी और इट कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसी तरह से इनके साथ कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो वी और दे के साथ वर्ब कैसी होगी आपकी, हमेशा प्लूरल होगी। इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं हो सकती। अब क्या रहा अपने पास यू। अब देखिए यू कॉमन होता है, तो देखिए यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। वो अलग बात है कि यू एक के लिए भी आता है और यू ग्रुप के लिए भी आ सकता है। एक के लिए आएगा तब भी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, और ग्रुप के लिए आएगा तब भी वर्ब आपकी प्लूरल ही होगी। तो यू कैसा होगा, प्लूरल वर्ब के साथ ही आएगा आपका। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ कैसी होगी, प्लूरल वर्ब, और इसके साथ कैसी होगी आपकी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए आई के साथ अलग अलग वर्ब यूज हो सकती हैं। तो देखिए आई के साथ कौन सी क्रिया आती है मुझे बता सकते हैं। तो देखिए आई के साथ एम का जो बना हुआ कॉम्बिनेशन वो तो ठीक है। तो एम और आई का बना हुआ कॉम्बिनेशन, तो आई के साथ कौन कौन सी क्रिया आती है पता है भाई। तो आई के साथ हमेशा एम आती है क्या, नहीं। आई के साथ तो अलग अलग तरह की वर्ब आ सकती है, लेकिन एम के साथ हमेशा क्या आएगा आपका, आई। तो एम और आई का कॉम्बिनेशन पहले से क्या हुआ, बना हुआ है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो देखिए ये तो कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है, ठीक बात है। अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि आई के साथ इज आ सकता है कि नहीं। इज वर्ब, आई इज। तो देखिए आई इज सुनने में कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई के साथ इज आ सकता है। कब आएगा, तो एक वाक्य लिख रहा हूँ, आप उस वाक्य को पढ़ना और फिर समझना कि उसका मीनिंग क्या है। क्या लिखा, देखिए आई इज अ प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ, आई एक सर्वनाम होता है। इसका मतलब जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ इज वर्ब यूज हो सकती है। कब होगी, जब इन प्रोनाउन की आप आइडेंटिटी बताते हैं, जब इन प्रोनाउन की क्या करते हैं, पहचान बनाते हैं कि आई एक सर्वनाम होता है, सिंगुलर होता है, वी एक प्रोनाउन होता है, दे प्रोनाउन होता है, यू प्रोनाउन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इन प्रोनाउन की आइडेंटिटी बताते हैं तो इन सभी के साथ इज यूज हो सकता है, दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाक्य क्या होगा आपका सही। और देखिए आप चाहो तो इसे सिंगल कॉमा में आप बंद कर सकते हैं। तो आई इज अ प्रोनाउन, ये वाक्य आपका सही है, गलत साबित नहीं किया जा सकता। अच्छा उसके बाद प्रेजेंट टेंस में क्या होता है पता है। तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा वर्ब आती है आपकी, प्लूरल आती है, ठीक बात है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और, उसके पहले आई के साथ आर आ सकती है कि नहीं आ सकती। आई के साथ आर कभी सुना तो नहीं, लेकिन ज़रा देखिए, क्या लिखा, देखिए आई एम योर टीचर, कॉमा, और क्या छोड़ दिया, खाली स्थान, क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब जानती है क्या है, तो इसको बोलते हैं टैग। इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं टैग क्वेश्चन। और देखिए जब टैग क्वेश्चन की बात करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या होता है देखिए। तो जो आई एम होता है, आई एम, इसका टैग हमेशा क्या बनेगा, आई एम का टैग। तो आई एम का टैग क्वेश्चन कभी भी एमन टाई नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, तो देखिए जो आई एम है इसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, हमेशा आरंट आई ही बनेगा। तो जो किसी भी सेंटेंस के एंड में जगह छोड़ के प्रश्नवाचक लगने का मतलब क्या हुआ, तो टैग क्वेश्चन का मतलब होता है वाक्यांत प्रश्न। तो किसी भी वाक्य के अंत में किसी प्रश्न को लगाकर पूछना इज नोन एज टैग क्वेश्चन, ठीक है। और आई एम का टैग हमेशा क्या होता है आपका, आरंट आई ही होता है। एमंट आई नाम का कोई वर्ड ग्रुप इंग्लिश में नहीं होता है। और यदि ऐसा आपको दिखता है तो दैट विल बी रॉन्ग, वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा।
तो आई के साथ एम आता है, एम आई होता है, आई के साथ ए जाता है, आई के साथ आर भी आ गया, लेकिन आई के साथ आर कब आता है? सिर्फ टैग क्वेश्चन में। और टैग किसका बनता है? वो आई एम का टैग बनेगा तब होगा, ठीक बात है। और बाकी आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, उसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज होती ही नहीं है। देखिए कैसे, क्या लिखा? देखिए आई टीच इंग्लिश। तो देखिए आई प्लूरल कभी नहीं होता, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब यूज होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह देखिए, नियम है, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो जानते हैं आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है, ठीक बात है। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है, और इसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए टीच कैसी वर्ब है आपकी? प्लूरल है। कैसी वर्ब है? प्लूरल है। और टीचेज कैसी होती? सिंगुलर। तो आई के साथ कभी टीचेज, मतलब आई के साथ वर्ब में एस और एस कभी नहीं लगा सकते, तो कैसी वर्ब होगी आपकी? प्लूरल वर्ब होगी। आई टीच इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और टीच कौन सी वर्ब है? फर्स्ट है। और फर्स्ट वर्ब का मतलब होता है रूटीन में होने वाला काम, मतलब प्रेजेंट का सिंपल टेंस हो गया आपका, ठीक। क्या लिखा? देखिए आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस का मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक सुंदर सा घर है, या मैं एक सुंदर सा घर मेरे पास रखता हूँ। तो हैव का मतलब क्या हुआ? अधिकार बताएगा। तो मेरे पास एक सुंदर सा घर है। तो देखिए हैव कैसी वर्ब है आपकी? प्लूरल है। तो आई के साथ हैज़ यूज नहीं हो सकता, और यदि ऐसा है तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक बात है। तो मेरे पास एक सुंदर सा घर है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, तो देखिए आई डो नॉट लाइक टू टेल ए लाई। अब देखिए डू कैसी वर्ब में आपकी? प्लूरल है। और डज कैसी होती है? सिंगुलर है। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब कैसी आती है आपकी? प्लूरल आती है। तो देखिए टीच, हैव और डू कैसी होगी आपकी? प्लूरल। टैग में आई के साथ क्या आता है आपका? आर आता है। आई के साथ इस कब आता है? जब आप इन शब्दों की पहचान बताते हैं। और आई के साथ एम तो आता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आई के साथ कौन सी वर्ब आती है? वॉज की वर्ब। तो पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा वर्ब कौन सी आती है आपकी? वॉज ही आती है, ठीक बात है। तो प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात कर लेते। तो आई के साथ क्या होगा? देखिए पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब आती है, क्या करना पड़ेगा आपको? वॉज। तो देखिए अगला सेंटेंस, चलेगा। देखिए आई वॉज देयर एट दैट टाइम, इसका उस वक्त मैं वहाँ था। तो आई के साथ कौन सी वर्ब होगी आपकी? पास्ट टेंस में वॉज। और देखिए पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल को लेकर हमारे पास दो ही क्रिया होती है, सिर्फ वॉज और वर। वॉज कैसी होती? सिंगुलर। वर कैसी होती? प्लूरल। और बाकी पास्ट की जितनी भी क्रिया होती सारी की सारी कॉमन होती हैं, उनके साथ किसी भी तरह का सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो आई वॉज देयर एट दैट टाइम। आगे समझ में? अब देखिए वाक्य लिख रहा हूँ मैं, आप उसमें फिल इन दी ब्लैंक करना। क्या करेंगे आप? क्या लिखा? देखिए इफ़ आई डैश देयर एट दैट टाइम आई वुड हेल्प यू। यदि मैं उस वक्त वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता। इट मीन्स मैं वहाँ नहीं था और मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वॉज या वर? तो देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा आपको वर। तो देखिए आई बड़ा रंगीला है, इसके साथ डिफरेंट टाइप्स के वर्ब इस्तेमाल होती है, ध्यान दीजिए। तो आई के साथ वर इस्तेमाल हुआ, आई के साथ वॉज हुआ, और आई के पहले बहुत सारी बातें डिस्कस की, क्या क्या क्रिया आ सकती है। अब देखिए जब काल्पनिक वाक्य बनता है या फिर इस तरह के वाक्य बनते हैं इफ से, जिसको आगे जाके बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस, तो ये रियल वाक्य नहीं, कैसा है? काल्पनिक। देखिए यदि मैं उस वक्त वहाँ होता तो आपकी मदद करता, इट मीन्स काल्पनिक वाक्य, इमेजिनरी वाक्य। और जब काल्पनिक वाक्य बनते हैं वहाँ आई के साथ हमेशा क्या आता है आपका? वर इस्तेमाल होता है, ना कि वॉज। और काल्पनिक वाक्यों में सिर्फ आई ही नहीं, ही, शी और इट के साथ भी हमेशा क्या होता है? प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है, मतलब वर यूज होता है। तो काल्पनिक वाक्य, तो देखिए क्या होता है आपके? इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है? देखिए आई, ही, शी और इट, इन सब के साथ कैसी वर्ब आएगी आपकी? वर इस्तेमाल होगी। तो देखिए जब काल्पनिक वाक्य बन के आते हैं तो उनमें क्या होता है? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी आपकी? वर इस्तेमाल होगी। काल्पनिक वाक्य होते हैं तो, ठीक बात है। तो आई के साथ वर्ब भी आ सकता है। अब देखिए काल्पनिक वाक्य कैसे कैसे बनते हैं। तो एक तो काल्पनिक वाक्य कैसे बनता है आपका? इफ से बनता है, ठीक है। और कैसे बनेगा देखिए ज़रा, अब क्या देखिए? वुड दैट एक्सक्लेमेटरी साइन। तो देखिए वुड दैट आई डैश देयर एट द टाइम,
काश मैं उस वक्त वहाँ होता। अब देखिए वुड दैट का पूरा मतलब क्या होता है, काश। और देखिए इससे बना आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रखा है। और वुड दैट से भी क्या होगा, आपका इमेजिनरी सेंटेंस बनता है। और इमेजिनरी सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा, आई के साथ वर लगाना पड़ेगा। तो जहाँ इमेजिनरी सेंटेंस होगा वहाँ पे आई, ही, शी और इट यदि होते हैं तो वर्ब वॉज नहीं आ सकती, क्या करना पड़ेगा, आपको वर लगाना पड़ेगा। तो ये भी क्या होगा आपका वर। तो वुड दैट आई वर देयर एट दैट टाइम, तो क्या निकले इस वाक्य का मीनिंग, काश मैं उस वक्त वहाँ होता। इट मीन्स मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, समय निकल गया और कल्पना की जा रही है। ठीक बात है। एक वाक्य और देखिए, क्या होगा, देखिए आई विश आई देयर एट दैट टाइम। और देखिए आई विश का मतलब भी क्या होता है, काश। तो देखिए आई विश और वुड दैट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो वुड दैट और आई विश को एक दूसरे की जगह भी यूज़ कर सकते हैं काल्पनिक वाक्य बना के। ठीक बात है। और इनके साथ भी क्या आएगा, आपका वर इस्तेमाल होगा। तो आई विश के साथ, वुड दैट के साथ और इफ़ के साथ हमेशा क्या होता है, आपका वर इस्तेमाल होता है। अब भले यहाँ पे आई हो, ही हो, शी हो या फिर क्या हो, इट हो, क्या करना पड़ेगा, आपको वर यूज़ करना पड़ेगा। तो काल्पनिक वाक्य कैसे बन के आते हैं फिर, तो काल्पनिक वाक्य बनते हैं आपके कैसे, इफ से बनता है, वुड दैट से बनता है और आई विश से बनता है। तो काल्पनिक वाक्य कैसे बनता है, इफ से बनेगा, वुड दैट से बनेगा और कैसे बनेगा, आई विश से बनेगा। ठीक बात है। ऐसा है तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए आई बड़ा कैसा हो गया, आपका रंग रंगीला हो गया और बाकी के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके साथ वर्ब कैसी होगी, हमेशा प्लूरल। और यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, लेकिन ये सिंगुलर सेंस में भी हो सकता है और प्लूरल सेंस में भी हो सकता है। तो देखिए यू का एक वाक्य मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए यू आर माई स्टूडेंट और यू आर माई स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले वाक्य में यू कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए पहले में यू कैसा है, आपका सिंगुलर है, किसकी वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से। और दूसरे में यू कैसा है आपका, ये प्लूरल है और वो किसकी वजह से है, स्टूडेंट्स की वजह से। कैसे, ये प्लूरल है लेकिन वर्ब प्लूरल ही आएगी। तो पहले वाक्य में यू सिंगुलर सेंस में है लेकिन वर्ब आ रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में यू कैसा प्लूरल सेंस में है लेकिन वर्ब वहाँ भी आपकी आ रही है। तो यू के साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती ही नहीं है। वी दे के साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज़ होते नहीं है। आई, ही, शी, इट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। आई का सिस्टम में सारा का सारा बता दिया। और काल्पनिक वाक्य जब होते हैं तो आई, ही, शी और इट के साथ पास्ट टेंस में क्या आएगा, हमेशा वर आएगा, वॉज कभी यूज़ होता नहीं है। इसे बोलते हैं वर्ब अकॉर्डिंग, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। अब देखिए जितने प्रोनाउन होते हैं इनके अपने क्या होते हैं, आपके पर्सन होते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या अपने प्रोनाउन पर्सन। अब देखिए पर्सन का मतलब क्या होता है, तो देखिए पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति या क्या होता है, पुरुष। ठीक बात है। व्यक्ति कोई कॉमन मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। और पुरुष, अब बताओ पुरुष, तो देखिए व्यक्ति क्या होता है, मेल की फीमेल। तो देखिए व्यक्ति तो वैसे कोई भी हो सकता है लेकिन पुरुष कौन होगा, पुरुष मेल या फीमेल, पता नहीं, हाँ बताना अभी थोड़ी देर बाद। ठीक बात है। तो देखिए जितने प्रोनाउन होंगे अपने क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं ज़रा देखिए, तो देखिए फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड और क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए पढ़ा होगा आपने कई बार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है आपका उत्तम पुरुष होता है। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष यहाँ क्या बनते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब ये प्रोनाउन के पर्सन कैसे बने जरा देखिए। तो इस पर्सन का मतलब क्या, पुरुष, और पुरुष का मतलब क्या है, मेल की फीमेल। तो पुरुष का मतलब मेल फीमेल से मतलब नहीं है, ये ग्रामेटिकली पुरुष का मतलब कोई सा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक बात है। तो पुरुष कितने हो गए आपके, तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब देखिए भाषा का संबंध हमारी बॉडी से होता है सीधा सीधा। ठीक बात है। अब मुझे बताओ आपके कान कब काम करेंगी, तो कान का काम पहला नहीं होता है, कान का काम होता है दूसरा। तो पहला काम किसका हुआ, पहला काम होता है ज़बान का, टंग का। इसका मतलब बोलने वाला व्यक्ति क्या हो गया आपका, पहला हो गया। सुनने वाला कैसा हो गया आपका, दूसरा व्यक्ति हो गया। तो जो व्यक्ति बकबक करता है वो हमेशा क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन होता है। और जो व्यक्ति बकबक सुनता है आपकी, वो हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है।
और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो न तो बकबक करते हैं नहीं बकबक सुनते हैं, वो क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन होते हैं, मतलब उत्तम पुरुष होते हैं। तो उत्तम पुरुष क्यों बोला पता है? क्योंकि वो न तो बोलते हैं नहीं सुनते हैं, ऐसे क्या हो गए आपके उत्तम पुरुष हो गए। तो उत्तम का दर्जा यूँ नहीं दिया गया, बकबक करना भी नहीं होता और बकबक सुनना भी नहीं होता, इसलिए क्या होगा थर्ड पर्सन हो गया। खैर, तो देखिए फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? बोलने वाला। और बोलने वाला कौन होता है? स्पीकर होता है। अब देखिए स्पीकर का मतलब क्या हो गया? वक्ता। वक्ता का मतलब क्या हुआ? जो बोलता है। अब देखिए स्पीकर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आपको, शब्दों के स्थान बदलने से उनके मीनिंग में चेंज हो जाता है। कैसे? ज़रा देखिए, ग्रामेटिकली बात करेंगे तब इसका मतलब क्या निकलेगा? स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाला, वक्ता हो गया, ठीक बात है, जो अपनी टंग का इस्तेमाल करता है। और आम आदमी की बात करेंगे तब भी इसका मतलब क्या होगा? वही होता है बोलने वाला, वक्ता। लेकिन यदि आप गैजेट्स की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, तो उनमें स्पीकर लगा होता है, वो क्या होता है? तो क्या वो वक्ता होता है? नहीं, वो एक इलेक्ट्रिकल आइटम होता है जो साउंड देता है, वो भी क्या स्पीकर हो गया। और एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो भी क्या होता है? आपका स्पीकर होता है। तो स्पीकर शब्द के अलग अलग मीनिंग हो गए। तो यहाँ पे स्पीकर का मतलब क्या? पर्सन हु स्पीक्स, व्यक्ति हो गया। अब देखिए बोलता कौन है? अब देखिए बोलने वाला में ऐसा होता है, अकेला व्यक्ति बोलता है तो क्या हो गया? आई, और मिलकर बोला तो क्या हो गया? आपका वी हो गया। तो आई और वी कैसे होते हैं? आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं। अब देखिए मैंने बोला तो किसने सुना? आपने सुना। और हमने बोला तब भी सुना किसने? आपने। तो सुनने वाले कौन हो गए? आप। तो देखिए मैं और हम तो हो गए बोलने वाले और आप हो गए सुनने वाले, ठीक बात है। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? तो देखिए सेकंड पर्सन इज द लिसनर हो गया, श्रोता हो गया। अब देखिए एक सुनेगा तब भी यू, और बहुत सारे सुनते हैं तब भी आपका यू होता है, इसलिए यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो देखिए यू हो गया आपका लिसनर। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? जो न तो सुनता है ना बोलता है, आपका हो गया थर्ड पर्सन, दैट इज एब्सेंटी, मतलब अनुपस्थित व्यक्ति। अब देखिए वन वर्ड क्या बनता है? अ पर्सन हु इज एब्सेंट, व्यक्ति जो अनुपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? एब्सेंटी, अनुपस्थित व्यक्ति। अब बताओ अनुपस्थित कौन है? मैं हूँ, हम हैं, या फिर आप हैं? तो देखिए न तो मैं अनुपस्थित है, न हम हैं, और न ही आप हैं, हम तो सभी यहाँ प्रेजेंट है। तो वो व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, वो क्या होगा? आपका थर्ड पर्सन हो गया। अब देखिए उपस्थित होने से मतलब क्या हुआ? तो फिजिकली उपस्थित की बात कर रहे हैं या मेंटली? तो देखिए फिजिकली आदमी हो सकता है आपके सामने नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपकी बात को सुनता है, तो वो क्या हो गया? वो सेकंड पर्सन हो गया। तो फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है यहाँ पे, यहाँ रखता है कि आदमी मेंटली प्रेजेंट है भी कि नहीं है। जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरी बात में आपका कोई ध्यान ही नहीं, तो आप क्या हो जाएंगी? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। और मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो आप क्या होंगे? आपके सेकंड पर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है उसमें यदि आपकी रुचि है, यदि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? सेकंड पर्सन। और जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है उसमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो उसी का बोलेंगे आप थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? एक वो जो बात नहीं सुनता है, दैट इज ही। एक क्या हो गया आपका? शी। दोनों गायब है तो क्या हुआ? दे। और उसके बाद क्या होगा आपका? इट। तो देखिए इट वस्तु के लिए आता है जो न तो बोल सकती है न सुन सकती, सारी क्या हो गई? आपके थर्ड पर्सन हो गई। तो आई और वी क्या हो गए? आपके फर्स्ट पर्सन। यू क्या हो गया? आपका सेकंड पर्सन। और ही, शी, दे और इट क्या हो गया? आपके थर्ड पर्सन हो गए, ठीक बात है। इस तरह से पर्सन बने हुए हैं। और इस पर्सन का मतलब होता है पुरुष, और इस पुरुष का मतलब मेल नहीं होता है, इस पुरुष का मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकता है। ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं, ठीक बात है। अब देखिए आई वी से जितने प्रोनाउन बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे? आपके फर्स्ट पर्सन। यू से बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे? आपके सेकंड पर्सन। और ही, शी, दे, इट से बनेंगे सारे क्या होंगे? आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे। तो आई और वी से बनेंगे सारे क्या होंगे? आपके फर्स्ट पर्सन। इनसे बनेंगे सारे कैसे होंगे? आपके सेकंड पर्सन होंगे। और ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके थर्ड पर्सन होंगे। तो आई और वी से बनने वाले सारे क्या होंगे? आपके फर्स्ट पर्सन। यू से बनने वाले सारे क्या होंगे? आपके सेकंड पर्सन। और ही, शी, दे, इट से बनने वाले सारे क्या होंगे? आपके थर्ड पर्सन होंगे। अब देखिए इनसे कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, और क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखिए आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
ये क्या हो गया आपका पजेसिव, इसे बोलेंगे आप पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, और इसे बोलेंगे आप रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आगे इनके टाइप भी बन जाएंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, और क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से काम करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन शब्द भी आपके कौन कौन से, तो देखिए यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, पहली बात। इसी तरह से हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। देखिए यूज़ करने के बाद पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। एक जैसे दिखते भले ही हैं, लेकिन इनकी पोजीशन, इनके फंक्शन बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसी तरह से देखिए हर, इसी तरह से देखिए इट, और देखिए इट का पजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है। तो इनसे बनने वाले सारे प्रोनाउन इस तरह से काम करेंगे। तो आई और वी से बनने वाले सारे क्या होंगे आपके फर्स्ट पर्सन, वी से बनने वाले यू से बनने वाले सारे क्या होंगे आपके सेकंड पर्सन, और ही सी दे इट से बनते सारे क्या होंगे आपके थर्ड पर्सन होंगे। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे आपके फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, और ये क्या होंगे आपके थर्ड पर्सन हो गए। दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड, और क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। इस तरह से प्रोनाउन आपके काम करते। तो सारा का सारा क्या होगा आपका प्रोनाउन के पर्सन होंगे। और देखिए लास्ट छोटा सा पॉइंट है, प्रोनाउन के अपने क्या होते हैं, जेंडर भी होते हैं। अब देखिए प्रोनाउन की जेंडर की बात करेंगे तो देखिए मेल होता है, फीमेल होता है, न्यूटर होता है, क्या होता है आपका कॉमन होता है। अब देखिए मेल प्रोनाउन कौन से होते हैं इनमें से, तो देखिए मेल होता है सिर्फ ही, ठीक है। फीमेल क्या होता है आपका शी। और न्यूटर कैसे होगा, तो देखिए न्यूटर में काम में आता है, सिंगुलर है तो इट, और प्लूरल में क्या होगा आपका दे हो सकता है। और कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसे जो मेल फीमेल दोनों के लिए काम में आ सकते हैं क्या होंगे आपके कॉमन हो जाएंगे। दैट इज आइदर मेल और फीमेल, मतलब दोनों हो सकता है ज़रूरत के अनुसार। जैसे आई है ये कॉमन है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और वी कैसा है, कॉमन है, कोई भी हो सकता है। तो कॉमन वाले क्या होगा, जैसा मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं आइदर, ठीक बात है। और न्यूटर में क्या होगा, जो चीज़ें वस्तुएं वगैरह होती हैं उनका मेल फीमेल से लेना देना है, उसको बोलते हैं न्यूटर। और मेल आपका ही होगा और फीमेल क्या होगा आपका शी हो गया। तो ही और शी डिस्कस करते हैं स्पेशली मेल और फीमेल की, और बाकी सारे यहाँ तो न्यूटर होते हैं या फिर कैसे होते हैं आपके कॉमन होते हैं। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा वाला, प्रोनाउन, जो एक झलक के रूप में था। इसे भी आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली, ठीक बात है। और रिवाइज करते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और फिर से कहता हूँ, मैं ही क्यों, वाई मी, तो मेरे होने की वजह होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं सारी बातों को कैसे लेता हूँ आप समझ सकते हैं, बिल्कुल जीरो से लेता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। और मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट करना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल से, मेरे इस ऐप से आप आउट हो जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक बात है। ये मेरा आपसे बहुत ही प्यार भरी विनती है, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा आप, ठीक बात है। और बाकी आप समझदार हैं। और फिर कह रहा हूँ कि मुझे बार बार उपदेश देना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। और 10-5 क्लास मेरी आप ले लीजिए, उसके बाद आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। इसलिए वाई मी की बात करता हूँ मैं, ठीक बात है। और आपको भी मैं ही चाहिए, मैं चाहिए आपको, ठीक बात है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। इसी बात को अगली क्लास में आपका लूँगा, ठीक है। और अगली क्लास में क्या लेंगे आपको पता है, एडजेक्टिव लेंगे। अभी चल रहा है आपका देखिए इंट्रोडक्शन चल रहा है, सबकी एक झलक दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देखिए झलक जब इतनी बढ़िया बढ़िया होती हैं तो जब मेन टॉपिक आएगा तो कितना इंटरेस्टिंग हो, कितना मज़ेदार होगा आपका, ठीक बात है। जस्ट वेट, इंतजार करिए। और जल्दबाजी का मामला ख़राब होता है, और जल्दबाजी के नतीजे हमेशा बुरे हुए। शॉर्टकट करना नहीं है, वेट, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए थोड़ा सा। और जुड़ जाओ मेरे से, आ जाओ मेरे पास, ऑनलाइन आओ चाहे ऑफलाइन आओ, लेकिन आ जाओ। और आप आते हो तो अपने मित्रों को भी साथ में लेके आओ, क्योंकि उनका भी आपके साथ साथ भला हो सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना टाइम देंगे वो सारा का सारा इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। और शॉर्टकट किया तो टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और दिमाग का पूरा कचरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इतना कन्फ्यूजन होने के बाद इंग्लिश को आप प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे, ठीक बात है। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ठीक है।